तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर वन जो कि आपका संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण में मौजूद है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं और अगर हमें उसका यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सरकार है, उसका यूज़ करने के लिए हमें जो है वो मान्यता देती है, तो हम उस वस्तु को क्या कह सकते हैं, एक संसाधन। यानी जो हमारे उपयोग में आती है, हम जिससे जो है वो कोई भी काम ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी हमने जो है वो संसाधन की डेफिनेशन पढ़ी, आपको जो है उसे याद करके रखना है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध से निहित है। यानी हमारे देश में क्या है कि जो भी संसाधन बनते हैं या फिर जिनका भी यूज़ होता है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। एक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर, संस्थाओं पर, उसके बाद उनके रूपांतरण यानी उनके रूप में क्या क्या अंतर हो रहे हैं, इन सब क्रियाओं पर जो है ये निर्भर है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी जो मानव है वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि वो जो है जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकें। अब मान लीजिए कि हमारे पास पेट्रोल है, अब अगर वो ज़मीन के नीचे है, अगर हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उस पेट्रोल को निकालेंगे कैसे। अब हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी संसाधनों के लिए। और उसके बाद बाकी क्रियाएं जो है वो होती हैं मानव और प्रकृति के बीच, जिसके कारण जो है संसाधनों का निर्माण होता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। यानी अगर हम ये सोचते हैं कि जो संसाधन है वो हमें प्रकृति से मिले, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिले ज़रूर हैं वो हमें प्रकृति से, लेकिन वो प्रकृति द्वारा हमें दिए नहीं गए। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी संसाधन किससे बने हैं? मानवीय क्रियाओं से। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी संसाधन जो है वो प्रकृति ने नहीं दिए, प्रकृति तो कुछ भी बना दी गई, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसके कारण हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास उस चीज़ को यूज़ करने की जो है क्षमता हो गई और हम जो है हमने उसे संसाधन बना लिया। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है और ये जो संसाधन है हम इनको जो है बहुत तरह से जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पहला किया है उत्पत्ति के आधार पर, यानी जैसे कैसे हम उनको उत्पन्न करते हैं। तो जैव और अजैव दो तरह से। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण, यानी अगर जो समाप्त हो जाती हैं चीज़ें उनके आधार पर हमने यहाँ पर किया। स्वामित्व के आधार पर, यानी हमने जो है अपना कोई ज़मीन है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कोई ज़मीन है वो हमारे स्वामित्व के अंदर आती है। विकास के स्तर के आधार पर, यानी कोई अगर विकास के लिए संसाधनों का यूज़ होता है तो वो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, इन चार भागों में जो है उसे वर्गीकृत किया गया है। ये एक छोटा सा टेबल है, इसे देखकर आप जो है समझ जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपकी बुक में भी ये होगा, वहाँ से आप जो है इसे पढ़कर समझ जाएंगे। आपको इस टेबल को पूरा याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अब उनके बारे में और थोड़ा गहराई से हम जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से थे। एक तो हमारा जैव संसाधन था, एक हमारा अजैव संसाधन। तो सबसे पहले जैव संसाधन को पढ़ते हैं। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। यानी जैव संसाधनों में क्या होता है कि इनमें जो है वो जीवमंडल से ये हमें मिलते हैं और इनमें जो है जीवन व्याप्त होता है, यानी ये जीवित होते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण दिए गए हैं वनस्पति जात, मनुष्य यानी कि हम, और पशु, पक्षी, मत्स्य जीवन, ये सब जो है वो जैव संसाधन है। उसके बाद जो हमारे वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वो सारे संसाधन जो किससे बने? अजैव से, यानी जो जीवित नहीं है, जो नॉन लिविंग है, उन चीज़ों से बने उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण है चट्टान और धातु है, और बहुत सारे उदाहरण भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा था समाप्यता के आधार पर,
यानी चीज़ें ख़त्म ना हो, उसके आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक तो हमारा था नवीकरण योग्य संसाधन, एक था अनवीकरण योग्य संसाधन। तो पहले नवीकरण पढ़ते हैं। तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी ऐसे संसाधन जो एक बार हम उनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा बना सकते हैं। जैसे कि मान लो आप पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी। अब धूप पड़ी, हमने उस बिजली का यूज़ किया और फिर से धूप पड़ी और फिर से वो बिजली बन गई, तो हम जो है उसे पुनः उत्पन्न कर रहे हैं और उसका पुनः यूज़ कर रहे हैं। उदाहरणतः सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। यानी ये जो संसाधन है वो कैसे हैं, जिनको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि हमारे उदाहरण दिए गए थे, हमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल से भी जो है वो बिजली उत्पन्न की जाती है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। यानी इन संसाधनों का उत्पन्न कैसे होते हैं, ये कि बहुत लाखों सालों वर्ष जो है ज़मीन में दबे रहते हैं, बहुत टाइम के बाद जो है ये बनकर आते हैं। जैसे कि हमारे उदाहरण है इनके लिए जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, केरोसिन, यानी आपका मिट्टी का तेल, ये सब इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं। यानी ये संसाधन जो होते हैं इनको बनने में लाखों वर्ष तो लगते ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपका पेट्रोल है, अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इनमें कुछ जो होते हैं वो पुनः चक्रीय भी होते हैं। जैसे आपके मेटल्स हैं, आपके धातु हैं, जैसे लोहा हुआ, अगर आपने लोहे का एक बार यूज़ कर लिया फिर दोबारा उसे पिघला लो, उसका दोबारा यूज़ कर लो, इस तरह से। और कुछ संसाधन और जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा स्वामित्व, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हक होता है, मालिकाना हक, उसके आधार पर हम जो है अपना राज चलाते हैं, स्वामित्व। तो व्यक्तिगत संसाधन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो व्यक्तिगत यानी जो हमारे निजी संसाधन है, तो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वह सरकार को लगान चुकाते हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं। जैसे कि कुछ किसानों के पास जो है वो भूमि होती है जो कि उन्हें सरकार से मिली होती है। कुछ किसानों के पास खुद की भूमि होती है जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली होती है। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। यानी गाँव में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास भूमि होती है, कुछ के पास नहीं होती। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। शहरों में क्या होता है कि जो उनके घर है, उनका कोई भी मकान है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके मालिक होते हैं वो। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। यानी ये जो तालाब है, बाग है, चारागाह है, इन ये भी जो है वो निजी संसाधन में आ सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी के आंगन में या घर में कोई कुआं है गांव में, तो अब वो किसका हुआ, अब उसी व्यक्ति का होगा जिसकी जगह में। अब मान लो कोई मंदिर है, अब उस व्यक्ति की जगह में आ रहा है किसी एक व्यक्ति की, तो वो क्या हुआ, उस व्यक्ति का मंदिर हो जाएगा। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी हमारे परिवार के पास क्या क्या संसाधन है उसकी आपको एक सूची तैयार करनी है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। यानी ऐसे संसाधन, अभी जो मैंने स्वामित्व बताया उसमें ही जो है वो ये दूसरा पार्ट है उसका, जिसमें कि पूरे समाज में बटे होते हैं संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गाँव की शामिलता भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या होते हैं, जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। वो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी निजी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आपके शमशान घाट हो गए, अब वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वो किसी का व्यक्तिगत है, वो सभी लोग जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। चारण भूमि, किसी को चराना है, पहाड़ है, कुछ भी है, वो कहाँ पर आते हैं, सामुदायिक में। आपका पार्क है, आप कोई भी पार्क में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं जाएगा, ये जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो जो संसाधन है पूरे समुदाय में बटे होते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला संसाधन है वो है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन जो हमारे राष्ट्र के नाम होते हैं, जैसे कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। यानी अगर हम तकनीकी रूप से लॉजिक लगा कर देखें तो हमारे देश में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो सारे राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी जो हमारी सरकार है उसको क्या अधिकार है कि मान लो आपका एक कोई खेत है, अब इसमें से तेल निकल गया, कहीं से ज़मीन में से जो है आपने पानी निकालने की कोशिश की और तेल निकल गया, तो सरकार क्या करेगी, आपकी इस भूमि पर जो है वो कब्जा कर लेगी, ताकि सभी लोगों को जो है वो इसका लाभ मिले और सरकार को भी इसका लाभ मिले। वो आपसे ये भूमि छीन लेगी आपकी।
आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में ही बनी है। यानी एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जैसे आपका रोड है, कोई ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि सरकारी ज़मीन चाहिए, कुछ लोगों की व्यक्तिगत ज़मीनें भी है कि सरकार क्या करेगी, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगी, या फिर उन्हें रहने के लिए दूसरा स्थान देगी, या फिर उन्हें जो है वो पैसे दे देगी। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। यानी शहर में भी जो है ऐसा अधिकार जो सरकार को प्राप्त है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र, भूभागी समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हैं वो राष्ट्र के अंडर में आती हैं, जैसे कि हमारे व्यक्तिगत संसाधन हो गए। उसके बाद जो हमारी सीमाएं के अंदर, हमारी जो देश की सीमा है उसके अंदर जो भी चीज़ आती है वो हमारी राष्ट्र की, वो हमारी सरकार की है। जल संसाधन, भूमि संसाधन, वो सब भी जो है वो राष्ट्र के हैं। उसके बाद हमारा जो समुद्री तट है उससे 12 समुद्री मील यानी 22 किलोमीटर दूर तक जितनी भी जगह है वो सारी, जितनी भी जो भी खनिज निकलेंगे, उसमें जो भी चीज़ें निकलेंगी वो सारी राष्ट्र की हैं। उसके बाद जो हमारा अंतिम संसाधन आता है स्वामित्व के आधार पर, वो है राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं कि जो भी तट है आपका, वहाँ से 200 किलोमीटर दूरी के बाद जो भी संसाधन मिलेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय में। और कुछ संस्थाएं गठित की गई हैं जो इनका ध्यान रखती हैं और इनका उपयोग जो है वो कोई भी देश नहीं कर सकता। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अब अगर किसी देश को इन संसाधनों का उपयोग करना है तो उसे जो है वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी संस्थाओं से, तभी जो है वो इसका उपयोग कर पाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर। यानी विकास के लिए जो हमारे संसाधन कैसे हैं, तो संभावित संसाधन, ये वह संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान में, गुजरात में पवन, सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु उनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यानी ऐसी जगह जहाँ पर संसाधन तो हैं लेकिन वहाँ पर उन संसाधनों की जो कीमत है उसको कोई नहीं पहचान रहा है, उसे वहाँ पर जो है इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है कि उन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो अब वहाँ पर हम जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा लगा सकते हैं, पवन चक्र लगा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे धूप भी बहुत पड़ती है तो वहाँ पे हम सौर ऊर्जा भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा अभी तक नहीं किया गया है और हो सकता है कि आगे ऐसा हो। उसके बाद जो हमारा अगला संसाधन आता है वो है विकसित संसाधन। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। यानी ऐसे संसाधन जिनका जो है सर्वेक्षण किया गया है देश में रहने वाले लोगों के द्वारा और उनको ये बता दिया गया है कि ये जो संसाधन है वो इतने टाइम तक टिकेंगे, हम जो है उनका इतना यूज़ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इस सबको हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। यानी इन संसाधनों को विकसित कर दिया गया है। पर्यावरण, अब भंडार के बारे में पढ़ते हैं तो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुँच से बाहर है, भंडार में शामिल हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास हैं लेकिन हमें उन्हें निकालने की अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमें पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। यानी मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ पर देकर बताता हूँ। जैसा कि इन्होंने दिया है कि आपके जो भंडार में ऐसे संसाधन आते हैं जो कि हमारे उपलब्ध तो हैं लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि वाटर जो है वो H2O से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बनता है वाटर। ये वाटर का जो है वो फार्मूला है। तो H2O जो हमारा वाटर है, अगर हम उसमें से हाइड्रोजन को समुद्र में से पानी लेके उसमें से हाइड्रोजन को अलग कर दें तो ये एक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जो है वो हाइड्रोजन को अलग कर सकें, इसलिए हम जो है इसे भंडार में रखते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संचित कोष। ये संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है। यानी ये जो संसाधन है संचित कोष वो भंडार का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। यानी ऐसे संसाधन
जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, वो संसाधन भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम फिर भी उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। और हम उनका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि हम भविष्य में जाकर उनका यूज़ कर सकें, और भविष्य में जो है अगर हमें कभी भी आवश्यकता पड़े तो उनका यूज़ किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में जिनका उपयोग जो है वो भविष्य में किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है संसाधनों का विकास। संचित कोष के बाद जो है हमारा मेन टॉपिक है ये संसाधनों का विकास जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जैसे हम मानते हैं कि जो संसाधन है वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए तो आवश्यक है, लेकिन अगर हमारे जीवन को बेहतर और बेहतर बनाना है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। यानी पहले लोगों को क्या लगता था कि ये जो है वो मानव निर्मित नहीं है, यानी मानवों की क्रियाओं द्वारा नहीं बनते, ये केवल प्राकृतिक है। तो लोगों ने सोचा कि ये प्राकृतिक है तो और भी बनते रहेंगे, तो लोगों ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया। अब जब इनका अंधाधुंध उपयोग हुआ तो ये ख़त्म होने लग गए। अब ख़त्म होने के कारण क्या क्या समस्या आई? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का ह्रास। यानी कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण क्या हुआ कि संसाधन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। यानी जो संसाधन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जो अमीर हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन है और जो गरीब हैं उनके पास कम संसाधन है, और इसलिए गरीबी और अमीरी की जो रेखा है वो बहुत दूर है एक दूसरे से। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, संसाधन के अंधाधुंध शोषण में से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया। यानी संसाधन का जब हम लगातार अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ है कि वैश्विक स्तर पर जो है वो संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। यानी ऐसी ऐसी समस्या हो गई जो पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है। जैसे कि हमारी ओजोन लेयर में छेद हो गया है। उसके बाद जो हमारा पॉल्यूशन है इतना बढ़ गया है, पॉल्यूशन अभी भी जो है वो दिल्ली में पॉल्यूशन है। उसके बाद जो हमारा भूमि निम्नीकरण है, यानी भूमि जो है वो कटती जा रही है, समुद्रों में मिलती जा रही है, नदियों में मिलती जा रही है, भूमि बची नहीं रही है, यानी भूमि के टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यानी अगर हम संसाधनों का जो उपयोग है वो कुछ ही लोग कर रहे हैं, या फिर कुछ ही देश जो है वो अधिक उपयोग कर रहे हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो संसाधन है वो खतरे में पड़ गए हैं और वो ख़त्म होने वाले हैं, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो सभी संसाधन खत्म हो जाए। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है, और इसलिए हमें हर चीज़ की गुणवत्ता, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि वो कितनी मात्रा में है, हम उसका कितना यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर हमें एक योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ये एक हिस्सा है। यानी सतत अस्तित्व सही, यानी ये सतत पोषणीय विकास क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है कि जो भी हमारे वर्तमान में विकास चल रहा है, जो भी विकास हमारा चल रहा है, वो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगर कोई विकास होता है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो कि संसाधनों के हित में लिया गया 1992 में, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था उसमें ये सब बहुत सारे 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए अलग अलग देशों के। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी किस लिए किया गया था इसका आयोजन, ये जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, इसका आयोजन क्यों किया गया था? ताकि जो भी हमारे पर्यावरण में समस्याएं हो रही हैं उनका जो है हल निकाला जा सके और उन समस्याओं पर जो है वो विजय पाई जा सके। इस
सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी इस सम्मेलन में क्या हुआ कि एक घोषणा पत्र था जिस पर सभी नेताओं ने जो था हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। यानी कि एजेंडा 121 जो था उसमें पारित किया गया, जिसका जो पालन है वो सभी देश करेंगे। अगर कोई देश उस एजेंडे का पालन नहीं करता, यानी जो एजेंडा 21 अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसे देश को सज़ा भी मिल सकती है। जैसे कि एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी किसने बनाया था ये कानून? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में ये जो था कानून लागू हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था ने जो था इस कानून को बनाया और सभी जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने इस पर अपने सिग्नेचर किए। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और लोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी एजेंडा 21 में क्या था कि सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए कि कोई भी जो है वो ज़्यादा उपयोग नहीं करेगा, सबको जो है वो बराबर संसाधन मिलेंगे। अगर किसको ज़्यादा आवश्यकता है तो ही उसे ज़्यादा संसाधन दिए जा सकते हैं, वरना सबको जो है वो बराबर संसाधन मिलेंगे। उसके बाद संसाधन नियोजन, यानी संसाधनों को कैसे नियोजित करके हम रख सकते हैं, कैसे जो है उन्हें नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर विश्व स्तर की बात करते हैं तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी संसाधनों को संभाल कर रखना ये एक अच्छी रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यानी भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारी विविधताओं के संसाधन पाए जाते हैं, ऐसा कहीं किसी राज्य में एक प्रमुख संसाधन है, दूसरे राज्य में एक प्रमुख है, तो इससे क्या होता है कि हमें जो है उन संसाधनों को बराबर लेकर एकदम चलना होता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। यानी यहाँ पर कैसे प्रदेश हैं जहाँ पर एक संसाधन तो बहुत है लेकिन दूसरा संसाधन बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। यानी कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनको किसी और राज्य के संसाधनों की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं, उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। यानी उदाहरणतः अगर उदाहरण में देखा जाए तो ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन प्रांतों में क्या है कि खनिज जो होते हैं हमारे उनके तो बहुत सारे भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जल बहुत सारा है परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मूल विकास की कमी है, यानी वहाँ पर ज़्यादा विकास अभी नहीं है। राजस्थान में पवन और सूर्य ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। यानी राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में क्या है कि वहाँ पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के संसाधन तो उपयोग किए जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर जल संसाधनों की कमी है भारी। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। यानी इस प्रदेश में जो है पानी की भी कमी है और कुछ महत्वपूर्ण खनिज उनकी भी कमी है क्योंकि ये जो है वो हमारे देश से थोड़ा दूर पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है और इसलिए हमें जो है वो संतुलित संसाधन को नियोजन करना होगा। सभी दलों में, प्रांतों में, जातियों, समूह में सबको जो संसाधनों को बराबर हमें देना पड़ेगा, तभी जो है देश सही ठीक से चल पाएगा। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही। वीडियो के आगे का जो हमारा टॉपिक होगा भारत में संसाधन नियोजन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।